हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट जो पहले वीडियो में बना चुका हूं मैं, पीपल एज रिसोर्स, उसका सेकंड पार्ट है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की क्वालिटी यानी लोगों की क्वालिटी। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया है कि कैसे क्वालिटी प्रदान की जाती है। यानी एक व्यक्ति को अगर अच्छा बनाना हो, अगर रिसोर्स बनाना हो, तो उस रिसोर्स बनाने के लिए उस व्यक्ति में क्या क्या डालना चाहिए, उस व्यक्ति को कैसे बनाना चाहिए, उसको ट्रेनिंग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, और उसे हेल्थ केयर प्रदान करके उसे हम एक अच्छा रिसोर्स बना सकते हैं। तो उसमें हम इस पार्ट में हम कुछ डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इसका जो टॉपिक है वो है एजुकेशन, यानी जो फर्स्ट क्वालिटी है मानव में डालने की, मानव को रिसोर्स बनाने की जो फर्स्ट क्वालिटी है वो है एजुकेशन, शिक्षा। यानी शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति को हम बहुत बड़ा रिसोर्स बना सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा नहीं है वो रिसोर्स का काम नहीं कर सकता है। शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है कि जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन में उजाला आ सकता है, उसके जीवन में कि जो अंधेरे हैं वो खत्म हो सकते हैं, उसके जीवन की जो नेगेटिव चीजें हैं वो खत्म हो सकती हैं अगर सही मायने में वो एजुकेटेड हो जाता है। तो एजुकेशन का मतलब जो मनुष्य को सही और गलत का फर्क करना सिखाता है। यानी जब अगर सही एजुकेशन मिला है किसी व्यक्ति को तो वो सही और गलत के बीच फर्क क्या होता है वो जान जाता है। ये होता है एजुकेशन। यानी एजुकेशन मिलने से मनुष्य एक परिपक्व इंसान बन जाता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है, और वो सही गलत के सोच का विचार करते हुए वो सारे एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करता है, और उस परफॉर्मेंस के साथ साथ वो देश के डेवलपमेंट में अच्छा योगदान देता है। अपना तो डेवलपमेंट करता है, वो शिक्षा से वो खुद को डेवलपमेंट करता है। और आपको पता है कि जब एक व्यक्ति अपने आप को डेवलप करता है, उस डेवलपमेंट के साथ साथ वो पूरे देश को, पूरे समाज को डेवलप कर रहा होता है। तो एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। एजुकेशन का मतलब उससे समाज का विकास होता है, राष्ट्र के इनकम में बढ़ोतरी होती है, और कल्चरल रिचनेस होता है। गवर्नमेंट को चलाने का अच्छा तरीका पता होता है, अच्छी गवर्नेंस होती है, राज्य को, देश को चलाने का अच्छा तरीका पता होता है अगर शिक्षा होता है तो। चाहे वो लीडर हो, देश को चलाने वाला नेता हो, चाहे वो घर चलाने वाला व्यक्ति हो, अगर वो शिक्षित है तो घर को अच्छी तरह चला सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हो गया रिसोर्स, कैसे व्यक्ति रिसोर्स बन सकता है अगर उसके अंदर एजुकेशन है, एजुकेशन आ गया। यानी उसके ऊपर अगर एजुकेशन का भार दे दिया गया, अगर बचपन से उसे पढ़ाया गया तो भविष्य में चल के अच्छा काम करेगा, वो देश के, समाज के, परिवार के डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम करेगा। यानी वो व्यक्ति रिसोर्स बन गया जब वो एजुकेटेड हो गया। अब एजुकेशन का मतलब क्या? अब यहाँ एजुकेशन से मतलब जब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी जान लें कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है कि हम शिक्षा के मामले में अच्छे परिपक्व हो जाए, हमारे अंदर वो गुण आ जाए, वो सारी समझ आ जाए जो एक शिक्षा दे सकती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप को पहचान लें, शिक्षा के माध्यम से हम समाज के लिए अच्छा काम कर सकें, हम देश के भले के लिए काम सोच सकें, देश के भले के लिए काम कर सकें, और हम अपने काम के प्रति ईमानदार बने। याद रखिएगा बच्चों, शिक्षा का मतलब ही होता है अगर हम जिसके पास भी काम कर रहे हैं और जहां भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हो या टीचर के रूप में पढ़ा रहे हो या किसी भी क्षेत्र में हम कोई जॉब कर रहे हो, वहां हमें ईमानदार होना चाहिए। अगर हम अगर सही से एजुकेटेड हैं, अगर हमारे पास एजुकेशन है, अगर हमने एजुकेशन को सही ढंग से प्रॉपरली ली हुई है, तो हमारे काम करने का तरीका अच्छा होगा, हम ईमानदार व्यक्ति होंगे, और तब जाके एक अच्छा रिसोर्स बन पाएंगे, हम जाके देश के डेवलपमेंट में सही भागीदारी दे पाएंगे। तो अब उसके लिए ये अलग सिस्टम हो गया। इसमें गवर्नमेंट ने, यानी कि अगर बात करें भारतीय गवर्नमेंट की, तो भारतीय गवर्नमेंट ने अपने देश में शिक्षा के लिए बहुत सा योगदान दिया है। क्योंकि आपको पता है अपने देश एक डेवलपिंग कंट्री है, और कई साल हो गए इसके आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हर क्षेत्र में पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं आया है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सा प्रयास किया है कि देश में एजुकेशन का अच्छा
प्रचार प्रसार हो, लोग शिक्षित हो, लोग साक्षर हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से प्रयास किया है और बहुत से स्कीम भी निकाले हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि नवोदय विद्यालय, हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय का की व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया है, जो कम फीस में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद से गवर्नमेंट ने शिक्षा के ऊपर बहुत खर्चा भी किया है। आपको कुछ आंकड़े बताएंगे हम आपको। जैसे 151 करोड़ जब फर्स्ट प्लान लागू हुआ था शिक्षा के ऊपर पैसे खर्च करने के, उस समय 151 करोड़ का लागत इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की थी शिक्षा के ऊपर, जो आगे चल के बढ़ के 43,825 करोड़ हो गया। वो सेकंड प्लान में 43,825 करोड़ हो गया। 151 से बढ़ के इतना हो गया। और आज की बात देखें, बजट की बात करें, यानी 2020 और 21 में 2020-21 के लिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, यानी 2020 में जो प्रोग्राम बनाया गया है, जो खर्च है, जो गवर्नमेंट का खर्च है शिक्षा के ऊपर, वो है 59,845 करोड़ रुपीस, यानी यूएस डॉलर के हिसाब से 8.56 बिलियन डॉलर जो गवर्नमेंट आज के समय में खर्च कर रही है शिक्षा के ऊपर, ताकि देश के नागरिक शिक्षित हो सकें। और शिक्षा का महत्व जानते हैं। शिक्षा, अगर अच्छा शिक्षा ग्रहण किए हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता है। अनएम्प्लॉयड वही होते हैं ज़्यादातर जो शिक्षा मन से नहीं लिए हैं, जिन्होंने शिक्षा को मजाक समझा है, जिन्होंने सिर्फ डिग्रियां ली हैं, तो वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड होता है। आगे देखें हम कि इतने सारे पैसे वो डिपार्टमेंट, जो स्कूल, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है शिक्षा से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, उसने एजुकेशन लिटरेसी रेट के ऊपर और स्कूल के ऊपर खर्चा किया है इतना। इसके बाद देखें अब लिटरेसी रेट के बारे में, यानी गवर्नमेंट के प्रयास से गवर्नमेंट ने तमाम तरह के लगभग सभी गाँव में सरकारी स्कूल के माध्यम से प्राइमरी स्कूल खोला है, सब जूनियर हाई स्कूल खोला है, इंटर कॉलेजेस खोले हैं। यानी आज के समय में देखा जाएगा तो बहुत से, यानी यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया है गवर्नमेंट ने। तो इतने सारे स्कूल हैं ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके, बच्चों को शिक्षित किया जा सके, इसलिए कि शिक्षित व्यक्ति ही देश का सही ढंग से निर्माण कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रयास किया है। अब देखा जाए 1951 में जो लिटरेसी रेट, ध्यान से देखिएगा, 1951 में 1951 में जो लिटरेसी रेट 18% था, वो 2001 में 65% हो गया, बढ़ के ज़्यादा हो गया। और उसके बाद से 2020 में 74.04% हो गया। यानी 2020 आज का आंकड़ा ले तो आज का आंकड़ा पहले से 1951 की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जहाँ 1951 में 1951 में 18% था, वो 2001 में 65% हो गया। और 2020 में, यानी इस ईयर देखा जाए तो 74.04% का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ा हुआ है। यानी उतने लोग साक्षर हो गए हैं। पहले बहुत कम लोग साक्षर होते थे, प्राइमरी स्कूल में बहुत कम ही लोग जा पाते थे। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, सर्व शिक्षा अभियान आप लोग जानते हैं, जहाँ पर आप लोग प्राइमरी स्कूल में सब फोटो देखते होंगे या सब जो प्रचार प्रसार होता है, तो सर्व शिक्षा अभियान का जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें सबको एक साथ, गाँव के सभी बच्चों को, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते हैं, तो सबके लिए अच्छी व्यवस्था है कि वो सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स हो, उसमें पढ़ाया जाए, ताकि जो भी गांव के लोग हैं वो भी शिक्षित हो सकें। तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री में देने का गवर्नमेंट ने स्कीम बनाया हुआ है। और इसमें बहुत सी व्यवस्था है। मिड डे मील, जो दोपहर में खाना की व्यवस्था की गई है, फ्री में बुक्स देना, फ्री में कपड़े देना, सारी चीज़ फ्री में देकर लोगों बच्चों को साक्षर बनाने का कम से कम प्रयास गवर्नमेंट का आज भी चल रहा है। और उसके बाद से औरतों की शिक्षा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों को ज़्यादा शिक्षित करने का, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है, देश समाज का मानना है कि जो अगर औरतें, एक व्यक्ति के शिक्षित होने से मतलब नहीं है, अगर एक औरत शिक्षित है अपने पूरे परिवार को वो शिक्षित कर सकती है, पूरे परिवार को शिक्षा दे सकती है, संस्कार दे सकती है, सभ्यता दे सकती है। इसलिए एक औरत के, एक बच्ची को, एक लड़की को शिक्षित होना ज़्यादा मायने रखता है। ये अलग आंकड़े हो गए। तो इसमें हमने देखा कि इस टॉपिक में एजुकेशन के लिए लोगों को तो एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए और सही एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत सा मेहनत किया है। गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया है कि सारे राज्यों में एक समान हो जाए। जब देखा जाए, अब कंपेरिजन कर लीजिए, केरला में
केरला में साक्षरता रेट है वो बहुत ज़्यादा है, वो 100% माना जाता है, लेकिन 93-94% ऐसे है या 96% है जो केरला में है। और बाकी जो राज्यों में देख ले, बिहार में देख ले या उड़ीसा में देख ले, जहाँ पर साक्षरता दर बहुत ज़्यादा कम है। इसके पीछे क्या कारण है? एक तो लोगों का मानसिक, लोगों की जो दिमाग का डेवलपमेंट है, जो मेंटली जो डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो ये सब तो समस्या है। गवर्नमेंट की नीतियाँ भी काम कर रही है उसके ऊपर, ये एजुकेशन के ऊपर हुआ। उसके बाद से जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, वो है हेल्थ, यानी जो क्वालिटी है पॉपुलेशन को अच्छा बनाने के लिए वो है हेल्थ। यानी एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ को भी विशेष ध्यान दिया गया है। ये हेल्थ के मतलब क्या होता है? जैसे हमारा जो नेशनल पॉलिसी है, जैसे जो भी नेशनल पॉलिसी है हमारी, उस नेशनल पॉलिसी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें काम कर रही हैं। इसमें अगर देखा जाए, गवर्नमेंट ने भी पूरा प्रयास किया है कि गवर्नमेंट भी अच्छा से काम करे। गवर्नमेंट भी हेल्थ के लिए विशेष व्यवस्था की है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था किया गया है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी एक साल में जो बच्चे मरते हैं, मैं बता रहा था आप लोगों को, एक साल में जो बच्चे मरते हैं, यानी कि 1000 बच्चों पर जो कितने बच्चे मर जाते हैं एक साल में, एक साल के भीतर के जो बच्चे मर जाते हैं उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अब देखिए गवर्नमेंट की व्यवस्था, पहले जो व्यवस्थाएं थी, यानी पहले जो व्यवस्थाएं कम थी, तो इसलिए ज़्यादा बच्चों का जो डेथ था ज़्यादा होता था। अभी उसके बाद से गवर्नमेंट की अच्छी व्यवस्थाएं होने लगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया है, उसमें दवाओं का, डॉक्टर्स की व्यवस्था किया है। पहले जो डॉक्टर कम थे, ज़्यादा डॉक्टर हो गए। नर्स की व्यवस्था कम थी, नर्स ज़्यादा हो रही हैं। दवाओं की व्यवस्था कम थी, दवाएं भी ज़्यादा दी जा रही हैं। यानी सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट अपने हिसाब से शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से अच्छा व्यवस्था किया गया है। इसकी आंकड़ा देख ले अगर हम लोग, तो ये इसमें जो 1951 में 1000 पे 147 बच्चे मर जाते थे, यानी जो मोर्टेलिटी रेट था वो ज़्यादा था। 1000 पे 147 बच्चों का डेथ होता था, एक साल के भीतर वाले बच्चों का डेथ होता था। वही 2000 में 1000 पे 75 बच्चे, यानी कम हुआ, पहले 147 था, अब कम हो गया 75 हो गया, जो 2000 का आंकड़ा है। वही अब देखा जाए 2020 में 29.848 बच्चे ही मरे हुए, मतलब मरने का आंकड़ा सामने आया हुआ है, जो इतने में बच्चे मरे हुए हैं 1000 के पीछे। अब इन बच्चों के मरने का पीछे कारण क्या है? कि उनका सही स्वास्थ्य का विकास नहीं हुआ है, या उन माओं का जिनके पेट में बच्चे पल रहे होते हैं उनको लिए सारी व्यवस्था नहीं है, न्यूट्रिशन की व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने तमाम तरह की पॉलिसी बनाई है, तमाम तरह की सुविधाएं दी हुई हैं, खान पान की व्यवस्था, सारी व्यवस्था दी हुई है। तो ये सब सारी व्यवस्था मैंने आंकड़ा बताया इसके में। अब 2019 में, उस समय 2019 में और 20 की बात तुलना करें अगर, तो 3.48% की कमी आई है। पहले 19 में ज़्यादा था, अभी कम होके 29.848 बच्चों का डेथ हुआ था 2000 में, मतलब इसी ईयर में। ये सब सिस्टम था जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट की व्यवस्था है हेल्थ के माध्यम में। और लोगों को भी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, लोगों को खुद अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। न्यूट्रिशंस कितने मात्रा में न्यूट्रिशंस लेना चाहिए, वो सारी विचार लोगों के अंदर होना चाहिए। और ये सब अलग अलग रेशियो है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कितने एनर्जी यूज करते हैं, गांव में रहने वाले लोग कितना मेहनत करते हैं, और शहर में रहने वाले लोग कितना मेहनत करते हैं। उनके आधार पर उनकी जो एनर्जी का खपत है शरीर का, उसके आधार पर उनके पास भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यानी अगर देखा जाए गाँव की रेशियो देखा जाए, तो गाँव में क्या है कि गाँव में जो लेबर है वो लेबर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि न्यूट्रिशंस अच्छे मिले, या अच्छे मात्रा में मिले, उनको पोषक तत्व मिले, प्रोटीन मिले, विटामिन मिले। तो अगर नहीं मिलता है तब वो जाके अस्वस्थ हो जाते हैं। और शहरों में भी थोड़ा कम है, शहरों में चूँकि मेंटली वर्क ज़्यादा होता है और शारीरिक वर्क कम होता है। जो लेबर होंगे वो मेहनत करते होंगे, उसके आधार पर देखा जाए तो उन्हें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी पूरा नहीं मिलता तभी जाके हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। तो गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि इस तरह के लोगों की सैलरी अच्छी हो, ताकि लोग अपने लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारा मेंटेनेंस कर सके। उसके बाद से अब देखा जाए, अब जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी। इस बेरोजगारी से मतलब यह है कि जब व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता, उसे काम नहीं मिल पाता, वो उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट।
यानी जो लोग विलिंग है काम करने के लिए, इसके बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल पाता, उन्हें काम नहीं मिल पाता, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। यानी बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं बच्चों, बेरोजगारी के बहुत से कारण। एक तो मान लीजिए मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, ये शू मेकर का क्या है? अगर एक जूता सिलने वाला व्यक्ति, जिसे मोची कहते हैं, कॉबलर, अगर वो किसी दिन बारिश होती है या उसका तबीयत खराब हो गया, एक दिन नहीं जाता है, तो उस दिन वो काम नहीं करेगा। यानी कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसके लिए अलग से पैसा दे देगा। वो जिस दिन काम करता है उसी दिन उसको पैसे मिलेंगे, उसके अगले दिन पैसा नहीं मिलेगा। अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो दिन भर लेटा रहेगा, अपने बिस्तर पर पड़ा रहेगा, उसके अलग से पैसे लगेंगे उसके ऊपर, और जो उस दिन का वेजेस होगा वो नहीं कमा पाएगा। तो गरीबी ऐसे शुरू होता है। उसके बाद से डेली वेजेस वर्कर्स, जो डेली काम करने वाले वर्कर हैं, वो भी गरीब होते हैं, क्योंकि उनके पास भी अगर दिन में अगर एक दिन दो दिन अगर वो तबीयत खराब होता है, किसी कारण से नहीं जाते हैं, उस दिन का वेज उनको नहीं मिलता है। ये सब प्रॉब्लम हो गया, वो भी गरीब हो गए, उनके भी जॉब्स का कोई सिक्योरिटी नहीं है बच्चों। उसके बाद से देखा जाए तो जो फार्म लेबरर्स है, फार्म लेबरर्स का मतलब क्या होता है? जो खेतों में काम करने वाले जो लेबर हैं, खेतों में काम करने वाले लेबर्स को भी देखा जाए तो वो भी एक मतलब डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो वो भी गरीब व्यक्ति हैं। अगर किसी कारणवश से अगर वो नहीं जा पाते हैं तो निश्चित रूप से वो भी, उनका भी जॉब नहीं है, वो भी अपना वेजेस नहीं कमा पाएंगे, वो भी गरीब है। अब ये जितने भी लोग हैं, जितने भी जो लेबर हैं, वो सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। यानी ऐसा लगता है कि वो मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूर्ण रूप से अपने वेजेस नहीं कमा पाएंगे, उनकी सैलरी है नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं, कोई सिक्योरिटी है नहीं। जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा मिलेगा, और जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। अब जैसे एक अलग टॉपिक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये छुपी बेरोजगारी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? छुपी बेरोजगारी। यानी बेरोजगारी छुपी हुई है, वो देखने में लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में काम वो नहीं कर रहे होते हैं। देखिए, समझने वाली बात है कि देखने में लगता है कि वो काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो काम नहीं कर रहा होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से बता दें आपको कि एग्जाम्पल में क्या है, मतलब कि जैसे मान लीजिए घर में 5 लोग हैं और पांचों उनके पास बहुत कम खेत है, और वो पांचों जो व्यक्ति हैं वो अपने खेत में काम करते हैं। उस खेत में अगर वो काम करते हैं तो पूरे साल में जो मेहनत करेंगे उससे उतना ही अनाज उगा पाएंगे जितना कि अगर 2 लोग ही काम करें उतना उगा पाएंगे। मेरी बात समझिएगा, जितना कि 5 लोग मिलकर काम करते हैं उतना प्रोडक्शन अपने पूरे खेत में 2 लोग ही उगा सकते हैं जितना 5 लोग कर रहे हैं। यानी जो 3 लोग हो गए वो बेरोजगार हो गए। देखने में तो लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार है। अब वो समझ में आ रहा होगा कि देखने में ऐसा लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगार हैं, क्योंकि मजबूरी है उनकी, दूसरा कोई जॉब है नहीं। और जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको करने में मात्र 2 लोगों की ही एनर्जी चाहिए, एक आदमी ही कर सकता है उसको, लेकिन वो जबरदस्ती उसमें काम कर रहे हैं क्योंकि बस दूसरा जॉब है नहीं। और अगर वो उस काम को छोड़कर 3 लोग अगर दूसरे खेत में काम करें या दूसरे कहीं कंपनी में काम करें तो उनके घर की आमदनी बढ़ जाएगी और वो गरीबी जो जीवन जी रहा है वो अच्छा हो सकता है। तो इसे कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। इसके पीछे भी कारण है। अब छुपी हुई बेरोजगारी मतलब इसमें भी बहुत से कारण, जैसे इसमें होता ही है कि बहुत से लोग डिजीजेस, बीमारी वाले लोग हैं, बहुत से लोगों के पास न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता है, या बहुत से लोगों के पास शिक्षा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो ट्रेनिंग और शिक्षा की कमी की वजह से भी लोग छुपी हुई बेरोजगारी में पड़े रहते हैं। लोग अपने घर में काम करते हैं, जो काम का पेमेंट कुछ नहीं होता है, उस काम में कोई पेमेंट है ही नहीं। इसलिए बच्चों, जो छुपी हुई बेरोजगारी है उसके पीछे बहुत से कारण है। या तो बीमारी हो सकता है, बीमारी के साथ साथ या न्यूट्रिशन की कमी है, या लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है। उसके पास ट्रेनिंग नहीं है कि कहीं जाके वो दूसरी जगह काम कर सके, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है कि कहीं जाके दूसरी कंपनी में काम कर सके। शिक्षा नहीं है, वो उसने अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण की कि जाके कहीं और काम कर सके या जॉब कर सके। अगर वो करता है तो निश्चित रूप से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म होगी। गवर्नमेंट ने भी बहुत सी पॉलिसी निकाली है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सी पॉलिसी दी है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो। गांव में नरेगा, आपने सुना होगा, नरेगा की व्यवस्था किया गया है। मनरेगा बोलते हैं, प्राइवेट कंपनियों को देश में बुलाया गया है। सरकारी जॉब भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें ये प्रयास किया जाता है कि लोगों को अच्छा से अच्छा जॉब मिले, जॉब की सिक्योरिटी हो और लोग काम करें। लेकिन अभी एक और बात है इसमें कि हम देखें तो ये जॉब नहीं पा पाना एक हमारी कमी भी है। हम अगर सही मायने में ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं और एजुकेटेड हैं तो मेरे ख्याल से ये मेरा सोच है कि अगर ऐसा है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में वो जॉब करेगा
और वो अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। भले उसे गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिले, प्राइवेट जॉब ही करेगा, लेकिन वो अच्छा कर सकता है और वो भूखे नहीं मरेगा, उसे अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। तो ऐसी व्यवस्था है। तो अगर इसमें हम देखें बच्चों, तो इसे प्रैक्टिकली उतारे हम लोग, तो प्रैक्टिकली के माध्यम से देखेंगे तो जो एजुकेशन है और हेल्थ है, इन सारी चीज़ें हमारी इतनी आवश्यक है ताकि जिससे हम रिसोर्स बन सकते हैं और देश के डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जरूरी है। इसमें डिजीज कैसे क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमारे अंदर पावर नहीं है, हम कमजोर हैं, हम हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, हमने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, हमें किसी काम को करने का तरीका पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कमी है। तो हम इसके आधार पर देखा जाए तो हम अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं और अच्छे एजुकेटेड हैं, मैंने मन से पढ़ा है, आपने सब्जेक्ट की तैयारी की है, तो आप कहीं भी अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकते, आप भूखे नहीं मर सकते। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया, ये पार्ट 2 था। ये आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये लास्ट पार्ट था। ये जो सेकंड चैप्टर है 9th इकोनॉमिक्स का, वो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।